अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हरर नाइट्स विद के। अरे दोस्तों, बाज औकात इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे नाकाबिले फरामोश वाकयात हो जाते हैं जिससे इंसान चाहकर भी नहीं भुला पाता। कुछ ऐसा ही वाकया मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ। गर्दिशे दौरान बाज औकात इंसान को ऐसे अजीब अजीब रंग दिखाती है कि इंसान फैसला नहीं कर पाता। जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त की खुशी की खातिर अपनी माँ की बीमारी को नजरअंदाज कर दिया। असूलन तो मुझे उस वक्त अपनी माँ के साथ रहना चाहिए था, मगर मैं था कि मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने का जुनून था। मैंने जल्दी से अपना बैग तैयार किया और जरूरी सामान और कपड़े रख लिए और अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए निकल पड़ा। दोस्तों के मुताबिक हमें एक मज़ार पे जाना था जो कि पहाड़ी इलाके में था। अपने घर से तकरीबन 2 घंटे का सफर करने के बाद हम अपने एक दोस्त ताहिर के घर जा पहुंचे। ताहिर ने हमारी बड़ी आवभगत की और हमें पुरतकल्लुफ खाना खिलाया। खाने से फारिग होने के बाद हम चाय पीकर पहाड़ों की सैर को निकल पड़े। हर तरफ खूबसूरत पहाड़ और दिलकश वादियां थी। ये मंजर इतना प्यारा था कि मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा। मैं कुदरत के इन नज़ारों में इस कदर खो गया कि मुझे अपने दोस्तों का ख्याल तक न रहा। वो चलते चलते मुझसे काफी दूर निकल गए। बातों ही बातों में उन्हें भी मेरा ख्याल न रहा कि मैं उनसे काफी पीछे रह गया हूँ। मज़ार पर पहुंचने के बाद मेरे दोनों दोस्त अंदर चले गए और मैं वही सीढ़ियों में बैठ गया। न जाने एक अजीब सी कुव्वत थी जो मुझे अंदर जाने से रोक रही थी। खैर, मैं उधर सीढ़ियों में बैठा हुआ आते जाते लोगों को देखता रहा। अचानक से मेरी नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत था। इसे देखने से ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने धनक के रंग इसमें कैद कर दिए हों। मैं सीढ़ियों से उठकर उस पत्थर पर जा बैठा और कुदरत के इस अनमोल शाहकार को देखने लगा। मुझे इस पत्थर पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से 2 आदमी चलते हुए मेरे पास आ गए। सलाम दुआ करने के बाद वो दोनों भी मेरे पास ही बैठ गए। काफी देर तक तो हम बातें करते रहे, मगर मेरे दोस्त वापस ना आए। मैं दिल ही दिल में अब परेशान होने लगा था कि आखिर वो कहाँ रह गए हैं। बातों ही बातों में उन लोगों ने मुझे बताया कि वो अपनी एक बहन की शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, मगर मेरा जहन तो अब भी मेरे दोस्तों की जानिब लगा हुआ था। न जाने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर वो दोनों कहाँ गुम हो गए थे। मैं अभी इसी शशोपंज में था कि उन दोनों लोगों में से एक बोल उठा, लगता है आपके दोस्त थोड़ी देर से आएंगे, तब तक हम आपको अपने घर लिए चलते हैं और अपने घर वालों से भी मिलवाते हैं। हो सकता है कि आपको हमारी बहन पसंद आ जाए और हम आप दोनों का रिश्ता तय कर दें। वैसे भी देखने में आप बहुत मुनासिब लग रहे हैं। चलो किसी बहाने आप हमारे घर वालों से तो मिल ही लेंगे। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा तो जरूर गया, लेकिन बात तो उसकी सही थी। भला मुझ जैसा मुनासिब लड़का उन्हें कहीं और से भला कहाँ मिल सकता था। मैं थोड़ी देर तक तो सोचता रहा कि उनके साथ जाऊं या नहीं, मगर मेरा दिल अंदर ही अंदर से उनके साथ जाने को कर रहा था। मेरी इस उलझन को देखते ही वो नौजवान मुस्कुराया। अरे भाई साहब, सोचे गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपको हमारी बहन पसंद ना आए तो ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर करता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हमें तो बस आप बहुत अच्छे लगे, तभी हमने इस बारे में सोचना मुनासिब समझा। अगर आपकी मर्जी नहीं तो इस बात को रहने देते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको एक बार हमारे साथ जरूर चलना चाहिए। हो सकता है कि आपका फैसला तब्दील हो जाए। खैर, उनके काफी इसरार पर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने ये भी न सोचा कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ ना पाकर परेशान हो जाएंगे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो एक शुगल ही सही, इसी बहाने खाने पीने के अलावा लड़की तो देख ही लूंगा। बस यही सोचकर मैं उनके साथ चल पड़ा। वहां से थोड़े ही फासले पर उनका घर था। जब मैं उनके घर गया तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उनके घर जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई आम सा घर नहीं बल्कि एक महल है। बैरूनी दीवार पर एक बेल सी ढकी हुई थी
और लकड़ी का बहुत ही नफीस और खूबसूरत सा गेट था। अंदर दाखिल होते ही हमारी दोनों तरफ खूबसूरत लान थे, जहां पर तकरीबन हर किस्म के फूल पौधे उगे हुए थे। फर्श पर लगी हुई आसमानी और सफेद रंग की टाइलें आंखों को खीरा कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बादलों के अंदर चल रहा हूँ, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि आसमान अपने बादलों समेत जमीन पर उतर आया हो। सफेद रंग की दीवारें और सब्ज रंग की छत पर लगे हुए फानूस किसी बादशाह के महल का मंजर पेश कर रहे थे। हर चीज इतने करीने और सलीके से रखी हुई थी कि मुझे अपना वजूद हकीर सा महसूस होने लगा। न जाने इन लोगों को मुझ में क्या नजर आ गया है कि जो ये मुझे अपने घर ले आए हैं। मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा, अरे हाँ, ये भी हो सकता है कि शायद उस लड़की में कोई जिस्मानी कमी हो, शायद इसलिए ये लोग मुझे अपने घर ले आए हैं। अब मुझे ये जल्दी थी कि किसी न किसी तरह से उस लड़की को देख लूं। जरूर उसमें कोई ऐब होगा और मैं उसे देखते ही इनकार कर दूंगा। मगर वो लोग थे कि तरह तरह के लवाजमात मेरे सामने रखे जा रहे थे। भूख न होने के बावजूद मैंने खूब सैर होकर खाना खाया। शायद इतना लजीज खाना मैंने आज तक न खाया था। लेकिन असल हैरानी तो मुझे उस वक्त हुई जब लड़की को मेरे सामने लाया गया। उसे देखते ही मेरे जिस्म को हैरत का एक झटका सा लगा। जिस लड़की को सोच सोच के अब तक मैं कीड़े निकाल रहा था, वो तो किसी शहजादी से कम न थी। जैसे ही मेरी पहली नजर उस पर पड़ी तो मुझे मेरा वजूद जमता हुआ महसूस हुआ। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा किसी परी से कम न था। उसके हुस्न के आगे तो इस सारी दुनिया की खूबसूरती मांद पड़ रही थी। मुझे दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। वाह मेरे खुदा, तूने तो आज मेरी सुन ली। जी जी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरे मुंह से हकलाते हुए सिर्फ यही जुमला निकल पाया था। मुझे इस कदर बौखलाता देखकर वो सब लोग हंसने लगे। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट गया। उन लोगों ने उसी वक्त ही शादी का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद एक मौलवी साहब को लाया गया, जिन्होंने मेरा उस लड़की से निकाह करा दिया। मैं इस महल में आकर इस कदर खोया कि मुझे अपने पीछे वाली दुनिया का कोई एहसास ही ना रहा। ना तो मुझे मेरी माँ याद आई और ना ही मेरे दोस्त। खैर, इसी महल के खूबसूरत कमरे में हमारे लिए एक सेज सजाई गई और वो रात मेरी जिंदगी की सबसे सुहानी और हसीन रात थी। मैं खुदा से यही दुआ कर रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए, मगर भला वक्त कहाँ रुकता है। जब सुबह हुई तो मैं अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। नाश्ते के बाद मैं उस महल से बाहर निकल आया और सीधा अपने दोस्त के घर जा पहुंचा। वो दोनों ही हस्बे तवक्को काफी परेशान लग रहे थे, मगर इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहते, मैंने रात वाला सारा वाकया उन्हें बयान कर दिया। मेरी बातें सुनकर वो दोनों ही हैरान रह गए। उनके मुताबिक ये सारी बातें मनगढ़ंत और झूठ थी, मगर मैं था कि उन्हें यकीन दिलाने पर बाजिद रहा। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ और अपनी बीवी से भी मिलवाता हूँ, ताकि तुम लोगों को यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम तीनों ही घर से निकले और फौरन ही उस जगह पहुंच गए जहां पर मैंने उस महल में रात गुजारी थी। मगर ये क्या, वहां पहुंचते ही मुझे एक जोरदार झटका लगा। जहां कल रात तक एक आलीशान महल मौजूद था, वहां पर अब सिवाय एक बंजर जमीन के और कुछ भी नजर न आ रहा था। जहां जहां नजर जा रही थी उजाड़ जमीन और हर तरफ सन्नाटा सा था। वो वो घर कहाँ गायब हो गया। मैंने घबराकर फौरन ही खुद कलामी की, जबकि मेरे दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अरे साले, तूने तो बड़ी अच्छी कहानी बनाई है। मेरे ख्याल में तुझे तो कोई फिल्म राइटर होना चाहिए था। मुझे तो लगता है कल रात तूने कोई डरावना ख्वाब देखा है और शायद इसी वजह से तेरा जहनी तवाजुन भी बिगड़ चुका है। इतना कहकर वो दोनों फिर से खिलखिलाकर हंसने लगे और मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अगले दिन हमारी वापसी थी, मगर मैं जाने से पहले आखिरी बार वहां जरूर गया। लेकिन अब भी वहां पहुंचकर मुझे मायूसी ही नसीब हुई। वही उजाड़ मंजर और बंजर जमीन। खैर, मैं मायूस होकर वहां से वापस लौट आया और फिर हम तीनों दोस्त घर वापस आ गए। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। मैंने अपनी आंखें खोली तो वही शहजादी मेरे करीब खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी।
उसे अचानक अपने पास देखते ही मैं एकदम डर सा गया। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने घबराते हुए उससे पूछा। मैंने तुम्हारे घर के कई चक्कर लगाए, मगर वहां तो बंजर जमीन के सिवाय और कुछ ना था। आखिर ये सब क्या माजरा है? मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराती हुई मेरे पास ही बैठ गई। फिर उसने मुझे वो बात बताई जिसने मेरे रोंगटे तक खड़े कर दिए। उसने मुझे बताया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से है। अब तक जो कुछ मैं देख पाया था वो सिवाय एक नजर के धोखे के अलावा और कुछ नहीं था। बस उसकी बताई हुई तमाम बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। वो हर रात मेरे पास आती और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती, मगर मैं था कि मेरी नफरत उससे बढ़ती ही जा रही थी। उसके मुताबिक अब वो मेरी बीवी बन चुकी थी। वो हर रोज रात को मेरे पास आ जाती और सुबह होने तक मेरे बिस्तर पर लेटा करती, जबकि मैं अंदर ही अंदर से कुढ़ता रहता। मेरे घर वाले मेरी उदासी और परेशानी की वजह पूछते तो मैं उनसे बहाने लगाता। भला मेरी बात का यकीन कौन करता कि मैंने एक जिन्नी से शादी की है। घर वालों ने जब ये नोट किया कि मैं बहुत उदास रहता हूँ तो उन्होंने मेरी शादी की फिक्र करना शुरू कर दी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि मैं पहले ही एक मुसीबत में घिरा हुआ हूँ। वो जो कुछ भी करते रहे मैं उस सब पर खामोश रहा। उन लोगों ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की और बहुत जल्द मेरी शादी भी तय कर दी। जब हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचे तो मेरी जिन्नी बीवी अपने रिश्तेदारों को लेकर वहां पहुंच गई। वो सब के सब जिन्नात मेरे खून के प्यासे हो रहे थे, जबकि मैं उनसे डरकर इधर उधर भाग रहा था। फिर अचानक वो हुआ कि जिसकी तवक्को मैं भी नहीं कर रहा था। मैं जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। मैं घबराकर बारातियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जिन्नात थे कि मेरी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस वक्त मेरी हालत पागलों की तरह हो रही थी। वो मुझे तो नजर आ रहे थे, मगर मेरे अलावा और कोई भी उन्हें ना देख पा रहा था। उधर लड़की के घर वाले और तमाम बाराती मुझे पागल समझने लगे। मैं कभी भागकर किसी के पीछे छुपता तो कभी किसी के पीछे। बस इसी अफरा तफरी में न जाने कहां से एक अल्लाह के बुजुर्ग सामने आ गए। शायद वो भी मेरी शादी में लड़की वालों की तरफ से आए हुए थे। उन्होंने फौरन ही आगे बढ़कर एक आवाज लगाई, देखो बच्चों, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। इस नौजवान को जो नजर आ रहा है उसे बस मैं ही देख सकता हूँ। बस इतना कहकर उन शाह साहब ने अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि मैं किसी बच्चे की तरह उनकी पीठ से चिपका रहा। इससे पहले कि मेरी बीवी अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा मेरे सर में दे मारती, उन बुजुर्ग के मुंह से एक जर्द रंग की फूंक निकली और देखते ही देखते मेरी बीवी और मेरे दरमियान हायल हो गई। ये सब देखकर मेरी बीवी गुस्से से तिलमिलाने लगी। वो जैसे ही मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ी तो उस बुजुर्ग ने फिर से उस पर एक फूंक मारी। बस फिर क्या था, खुदा ने मेरी सुन ली। मेरी जिन्नी बीवी और उसके साथ आए हुए जिन्नात वहां से गायब हो गए। मैंने सुख का सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। चंद मिनट बाद वो शाह साहब मुझसे मुखातिब हुए, बेटा अब कोई खतरा नहीं। मैंने आर्जी तौर पर तो उन्हें भगा दिया है, लेकिन उनका मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो अब वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम कल सुबह अपने वालिद के साथ मेरे पास आना, वही तफसील से बात होगी। बहरहाल खैर आफियत से मेरी शादी हो गई और मैं अपने अहले खाना और बारातियों समेत घर वापस आ गया। अगली सुबह दिन 11 बजे मैं अपने वालिद साहब को लेकर उन शाह साहब के आस्थाने पर गया। शाह साहब ने सारी हकीकत मेरे वालिद साहब के गोश गुजार कर दी और ये भी बताया कि वो जिन्नात बहुत बिखरे हुए हैं। इससे पहले कि आपका बेटा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, आपको इसका उतारा करना होगा और उसके लिए काले बकरे की जरूरत है। खैर थोड़ी ही देर बाद बकरा ले आया गया और उसे ज़िबा करके आबादी से थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक दिया गया। जब ये तमाम अमल हो गया तो शाह साहब ने मुझे बताया। बकरा ज़िबा करने के बाद शाह साहब ने पढ़ाई की और उन तमाम जिन्नात को एक बोतल में कैद कर लिया। आज इस वाक़ये को बरसों हो गए हैं। मैं अपने बीवी बच्चों के हमरा एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब मुझे ये वाक़या याद आता है तो मेरे खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग शाह साहब तो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन मैं हर रोज उनके लिए दुआए मगफरत करता हूँ।
اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج میں بھی زندہ نہ ہوتا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔